नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी प्रयागराज में। हम लोग देखते हैं काफ़ी गैपिंग हो गई हम लोगों के बीच में, जो कि क्वेश्चन नहीं कराया गया, वीडियो नहीं पढ़ पाया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम UPSC का लगा हुआ था, तो थोड़ा वीडियो नहीं पढ़ पाए। लेकिन अब हम लोग फिर से एक बार रेगुलर लगेंगे और DSSB में पूछे गए क्वेश्चन को आपके सामने लाया जाएगा। NCERT बेस्ड टोटल क्वेश्चन होते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे, यदि आप लोगों को डिमांड रहेगी तो UP TGT पे भी ध्यान दिया जाएगा, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाया जाएगा। तो आप थोड़ा DSSB पे ध्यान दे लीजिए, यहाँ आपका बिहार से भी काम हो जाएगा अगर बिहार में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो। आइए देखते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा 2021 का ये प्रश्न पत्र है। हम लोग देखते हैं। फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में निम्न में से कौन था कथन सही है। फ्रेंच क्रांति का जिक्र कर रहे हैं। या 26 अगस्त 1789 को घोषित किया गया था, इसमें सार्वभौमिक सिद्धांत है। या थॉमसन जेफरसन द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये 1 एवं 2 के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1789 को घोषित की गई थी तथा इसमें सार्वभौमिक अधिकार शामिल थे। 26 अगस्त को फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने USA की स्वतंत्रता की घोषणा के आधार पर मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा का प्रकाशन किया। फ्रांस के लाफायत के प्रस्ताव पर मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई तथा घोषणा समानता एवं स्वतंत्रता के सिद्धांत पर आधारित। कभी कभी पूछेगा किस आधार पर घोषणा सिद्धांत आधारित थी, तो समानता एवं स्वतंत्रता के सिद्धांत पर। यह घोषणा फ्रांस का मैग्ना कार्टा माना जाता है, जो कि रूसों द्वारा लिखित ग्रंथ सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं। कभी कभी पुस्तक में पूछ लेता है तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है, तो रूसों की है, पर आधारित थी तथा इसमें कुल 17 धाराएं थी। कितनी धाराएं? 17 धाराएं थी। इस घोषणा पत्र में मानव के प्राकृतिक अधिकार, स्वतंत्रता, कानून, व्यक्तियों की इच्छा की अभिव्यक्ति, संपत्ति का अधिकार तथा अभिव्यक्ति का अधिकार आदि सम्मिलित थे। यह थॉमस जेफरसन के परामर्श में तैयार किया गया था, लेकिन इसके द्वारा लिखा नहीं गया था। अतः कथन 1 तथा 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 के रूसी क्रांति के समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति थी। जनवादी तथा समाजवादी क्रांतिकारी थी। उदारवाद तथा समाजवाद प्रजातांत्रिकवादी थी। तो क्या थी? तो 1 एवं 2 दोनों थी। 1917 का जिक्र किया जाएगा। डायरेक्ट पूछ लेता है रूसी क्रांति कब हुई थी, तो 1917 के रूसी क्रांति के समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति जनवादी तथा समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ उदारवादी तथा सामाजिक प्रजातंत्रवादी थे। यह क्रांति 20वीं सदी की सबसे विस्फोटक घटनाओं में से एक थी। रूस में सबसे पहले निरंकुशता का उदार अस्थायी सरकार जिसे बोलते हैं ड्यूमा को उखाड़ फेंका गया। इसके परिणाम स्वरूप बोल्शेविक पार्टी के नियंत्रण में सोवियत सत्ता की स्थापना हुई। समाजवादी क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक समाजवादी रूसी गणराज्य के समर्थक थे। फरवरी क्रांति के तुरंत बाद दक्षिणपंथी राजशाही दलों और राजनीतिक समूहों की हार हुई। अतः कथन दोनों कथन सत्य इसीलिए हो रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट बना रहा है आपके लिए। ध्यान नहीं दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कह रहा है कि स्थापना के लिए हुई थी समतावादी समाज के लिए, सामंतवाद के लिए। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी केवल समतावादी इसे बोलते हैं समाज के लिए हुई थी। आइए देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। डायरेक्ट पूछ सकता है फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति समतावादी समाज की स्थापना के लिए हुई थी। इसमें फ्रांसीसी राजतंत्र सामंतवाद को समाप्त कर दिया और लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के नए विचार लाए। एक समतावादी समाज में लिंग, आयु, जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी को समान माना जाता है। रूसी सम्राटों को डट के रूप में जाना जाता था। तो रूसी सम्राटों को किसके रूप में जाना जाता था? तो जार के रूप में जाना जाता था। रूसी सम्राटों को जार के रूप में जाना जाता था। रूस में 1487 ईस्वी में युआन प्रथम ने जारशाही की स्थापना की। इसके बाद 1631 ईस्वी में माइकल ने रोमनो वंश की स्थापना की। इस वंश के सम्राट जार कहलाए। इसी निरंकुश जारशाही व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन हुआ जो रूसी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बात करते हैं रूस के प्रमुख शासकों में। पीटर महान 1862 से 1785 ईस्वी में। कैथरीन सेकेंड 1762 से 1796 ईस्वी में। पावेल जिसे बोलते हैं पॉल प्रथम 1796 से 1801 ईस्वी में। अलेक्जेंडर प्रथम कब था? 1801 से 1825 ईस्वी। ये ध्यान रखिएगा। निकोलस प्रथम 1825 से 55। अलेक्जेंडर सेकेंड 1855 से 81 ईस्वी।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर थर्ड भी था 1881 से 1894 ईस्वी, निकोलस द्वितीय 1894 से 1917 ईस्वी प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। निकोलस द्वितीय रूस के अंतिम सम्राट था जिसे 1917 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने समाप्त कर सदा के लिए राजशाही तथा नामो निशान मिटा दिया। बात करते हैं निम्नलिखित भावनाओं में से कौन सी फ्रेंच क्रांति के साथ नहीं जुड़ा है। आधुनिक राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, नागरिकता के अधिकार, राष्ट्र की संप्रभुता। तो मार्क्सवाद नहीं जुड़ा हुआ है। हम बात करते हैं आधुनिक राष्ट्रवाद, नागरिकता के आधार पर और राष्ट्र की संप्रभुता फ्रेंच क्रांति से जुड़ी भावनाएं एवं विचार है। फ्रांसीसी क्रांति 1889 का मुख्य नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया तथा राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। कहाँ पे? फ्रांस में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनी बेसेंट के होम रूल लीग का उद्घाटन कब हुआ था? बहुत ही अच्छा, बहुत ही हिट क्वेश्चन है। 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। कहाँ की थी? आयरिश की थी। इन्होंने भारतीय राजनीति में 1914 में प्रवेश किया तथा 1915 में इन्होंने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से इस बात का प्रचार किया कि गोरे उपनिवेशों की तरह भारतीय जनता को भी अपनी सरकार बनाने का अधिकार मिले। इनका देख लीजिए, न्यू इंडिया किसका है, कॉमनवेल्थ किसका है, देख लीजिएगा, एनी बेसेंट का है। मिले संस्था के रूप में होम रूल का उद्घाटन जो था एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में किया। जॉर्ज अरुंडेल को अपने संगठन का सचिव बनाया। पूछ सकता है होम रूल का जो है सचिव कौन था? तो अरुंडेल थे। अड्यार मद्रास के लीग का मुख्यालय स्थापित किया गया। इन्हें 1917 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बनने का गौरव प्राप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो हमारी यही एनी बेसेंट बनी थी। अगला बात करते हैं निम्न में से कौन कांग्रेस समाजवादी थे। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोतीलाल थे। बात करते हैं मोतीलाल नेहरू कांग्रेस स्वराजवादी थे। 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना अगर पूछे कब हुई थी? 1923 में। कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में, प्रयागराज से नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की। किसने किया था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष CR दास एवं महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। पार्टी का नाम स्वराज शब्द से लिया गया था जिसका अर्थ है स्वशासन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वराजवादी नेताओं ने चौरी चौरा की घटना के जवाब में महात्मा गांधी के सभी नागरिक प्रतिरोधों को स्थगित करने का विरोध किया। मोतीलाल नेहरू मूलतः कश्मीरी ब्राह्मण थे। इन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का संपादन किया तथा KM पनिक्कर एवं S प्रसाद ने इनके भाषणों को संग्रहित कर वॉइस ऑफ फ्रीडम दे स्पीचेज ऑफ मोतीलाल नेहरू नामक पुस्तक। इनकी पुस्तक को ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा। रूस की फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? क्या हुआ था? अस्थायी सरकार का गठन हुआ था। हम बात करते हैं रूस की फरवरी जो क्रांति थी 1917 में, परिणाम स्वरूप एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ। 1917 ईस्वी में रूस में 2 क्रांतियाँ हुई जिसमें पहली क्रांति जिस फरवरी क्रांति का बुजुर्गवा लोकतांत्रिक क्रांति तथा सोवियत तथा इतिहास में मार्च क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी क्रांति अक्टूबर क्रांति कहलाती है। फरवरी क्रांति के बाद अस्थायी सरकार जिसे अंतरिम सरकार अलोकप्रिय साबित हुई और पेट्रोग्राद सोवियत के साथ सत्ता साझा करने के लिए बाध्य हुआ। जुलाई के दिनों के बाद अलेक्जेंडर केरेंस्की प्रधानमंत्री बने। तब उस समय सरकार ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के क्या था, जो सैकड़ों प्रदर्शनकारी थे जे ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की। अंतरिम सरकार के रूप में तत्काल प्रमुख चुनौतियों जैसे बेरोजगारी और भोजन की कमी को दूर करने के लिए विफल रही। अंतिम सरकार की कमियों को कम्युनिस्ट बोल्शेविकों को 1917 के अंत में अक्टूबर क्रांति में प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया गया। हम लोग आज केवल 10 क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि थोड़ा जुकाम है, पढ़ाने में कम मज़ा आ रहा है, लेकिन डेली देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान गांव-गांव संदेश पहुंचाने के लिए किस खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था? किसका किया गया था? चपाती का। 1857 में शुरू किए गए पहले स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र करते हैं। चपाती किसे बोलते हैं? रोटियों को। ठीक, गांव-गांव में क्रांति की ज्वाला जगाने और गुप्त संदेश पहुंचाने का माध्यम थी। फरवरी 1857 में ब्रिटिशियों के खिलाफ भारतीय चुपचाप विद्रोह की योजना बना रहे थे। रात भर धावकों द्वारा हजारों अनगिनत चपातियों का वितरण रहस्यमय तरीके से हर रोज 300 किलोमीटर तक किया जा रहा था। दक्षिण में नर्मदा नदी से लेकर नेपाल की सीमा के कई 100 मील उत्तर तक इन चपातियों का वितरण किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप उसी वर्ष विद्रोह फूटा और 10 मई 1857 क्रांति का जन्म हुआ। अगर पूछे 1857 क्रांति का जन्म कब हुआ था तो 10 मई क्रांति का जो जन्म हुआ था वो चपाती जो बांट रहे थे उसी समय हुआ था।
1885 में मैरी एंटोनेट किस अफेयर में फंस गई थी? रूबी हार, पन्ना हार, नीलम हार, डायमंड नेकलेस। तो डायमंड नेकलेस में फंस गई थी। आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तृत देख लेते हैं। हम बात करते हैं फ्रांसीसी राजा लुईस 16वां की पत्नी रानी मैरी एंटोनेट। अगर पूछे लुईस 16वां की पत्नी का नाम क्या था, तो लुईस 16वां की पत्नी का नाम मैरी एंटोनेट था। हीरे के हार का मामला 1885 में लुईस 16वां के दरबार में एक घोटाला था, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति की पूर्व संध्या पर फ्रांसीसी राजशाही को बदनाम किया। इस घोटाले में रानी मैरी एंटोनेट भी शामिल थी। मैरी एंटोनेट ने एक महंगे हीरे का हार प्राप्त करने के लिए क्राउन के जौहरी को धोखा देने के अपराध में भाग लिया था। अतः इस प्रकार मैरी एंटोनेट 1885 में डायमंड नेकलेस अफेयर में फंस गई थी। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? हम लोगों का क्वेश्चन है। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा नियुक्त 7 सांसदों का समूह था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे एवं अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए कार्यों की समीक्षा करने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। इनकी अध्यक्षता में भारतीय संवैधानिक आयोग या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को बहाल किया गया। इस कमीशन में ब्रिटेन के 3 प्रमुख राजनीतिक दल जैसे कंजर्वेटिव हो गया, लिबरल हो गया और लेबर के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए थे, परंतु इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन संज्ञा प्रदान की तथा हर जगह बहिष्कार किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साइमन कमीशन। डेट देख लीजिएगा कौन अध्यक्ष था, बहुत बार पूछा जाता है। मित्रों का कुछ 11 प्रश्न थे जिसको आपके सामने व्याख्या सहित लाया गया। हम लोग कल फिर से जुड़ेंगे इसी के आगे से और थोड़ा स्लो पढ़ा जाएगा, थोड़ा स्पीड होगी तो थोड़ा स्लो करके सुन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।